अंधेरे को चीरती ट्रेन बड़ी तेज़ी से अपने लक्ष्य की ओर भागी जा रही थी। मेरे कंपार्टमेंट के सभी यात्री सो गए थे, बस एक मेरी ही आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह सुबह आए हरीश के फ़ोन ने मन में अजीब सी हलचल मचा रखी थी, जिससे मेरी समग्र चेतना एकाकार हो हरीश के आसपास ही विचरण कर रही थी। मैं हरीश के सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। बचपन से ही हम साथ खेल कूद कर पढ़ लिख कर बड़े हुए थे। बड़े होने पर नौकरी भी हमें एक ही बैंक में मिली। शायद यही कारण था कि हम इतने घनिष्ठ हो गए थे कि एक दूसरे से कोई बात कभी नहीं छुपा पाते थे। अगर कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आती तो हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। हमारी शादी के लिए लड़की की तलाश भी एक साथ ही शुरू हुई, लेकिन हरीश की शादी मुझसे पहले हो गई। हरीश की पत्नी निशा भाभी बहुत सुंदर, नाजुक, नेक और काफ़ी सुलझे विचारों वाली थीं और घर के कामकाज में भी काफ़ी निपुण थीं। जल्दी ही उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभाल ली थीं। घर में किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो निशा भाभी के नाम की ही गुहार लगाई जाती। मेहमानों की खातिरदारी में भी वह कभी पीछे नहीं रहती। अक्सर शाम को मैं उनके घर पहुंच जाता और वह कुछ ना कुछ खास डिश बनाकर मुझे ज़रूर खिलाती। साथ ही अपनी चटपटी बातों से सभी को हंसाती रहती। उनकी यही खनकती हंसी उस घर को जीवंतता प्रदान करती थी। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुनंदा जमशेदपुर के एक स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए मैंने भी अपना ट्रांसफ़र वहीं करवा लिया। पर जब भी मैं पटना आता, हरीश और निशा भाभी से मिलने ज़रूर आता। शादी के मात्र 3 बरस बाद ही मुझे लगने लगा था कि निशा भाभी काफ़ी तनावग्रस्त रहने लगी थी, जिसके कारण उनकी सुंदरता भी अपनी ताजगी खोने लगी थी। कामकाज में भी पहले की तरह ऊर्जावान नज़र नहीं आती थी। अब वो भरे पूरे परिवार में रहने के बावजूद बिल्कुल शांत, गंभीर और अकेली लगती थी। जो लोग कभी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, आज उन्हीं लोगों की व्यंग्यात्मक बोलियां और निगाहें उन्हें आहत करती रहती थीं। उनके व्यक्तित्व की इतनी विपन्नता का कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा था। मेरी निगाहों के सवाल पढ़ने में हरीश को देर नहीं लगी थी और एक दिन मौका मिलते ही वह निशा भाभी की उदासी का कारण बताने लगा था। हरीश के कथानुसार निशा भाभी के मां बनने में काफ़ी अड़चनें थीं। उसकी दोनों फैलोपियन ट्यूब जाम थी। 2 बार माइक्रो सर्जरी भी हो चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें मां बनने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर फिर भी वह मां नहीं बन सकी तो अंतिम उपाय टेस्ट ट्यूब बेबी ही है। पर सतीश की मां थी कि उन्हें सब्र ही नहीं था और वो हमेशा कुछ ना कुछ निशा भाभी को बोलती ही रहती थी। मैंने हरीश से कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। आश्वासन तो मैं दे आया था, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में भी कुछ खटक रहा था। देखते देखते हरीश की शादी को पूरे 8 वर्ष गुजर गए, पर निशा भाभी की वो सूनी ही रही। इस दौरान मेरा ट्रांसफ़र भी जमशेदपुर से बाहर हो गया, जिससे बहुत दिनों तक पटना जा ही नहीं पाया। और जब अपनी भतीजी की शादी में पटना जाने का मौका मिला तो दूसरे ही दिन मैं हरीश से मिलने उसके घर जा पहुंचा। वहाँ पहुंचते ही मुझे लगा जैसे यहाँ सब कुछ बदल गया है। पहले वाली रौनक ही नहीं थी। पूरा परिवार शाम के समय बाहर बरामदे में ही बैठा था। पहली बार वहाँ बड़े ठंडे ढंग से मेरा औपचारिक सा स्वागत हुआ। हरीश के बुलाने पर थोड़ी देर में निशा भाभी भी वहाँ आकर बैठ गईं। कांतिहीन कृष्णकाय निशा भाभी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर में ही वह उठते हुए बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतने में ही उनकी बड़ी ननद सीमा दी ने तुरंत अपने नौकर शंकर को बुलाकर चाय नाश्ता बनाने की हिदायत दे दी। ठिठक कर भाभी रुक गईं और चुपचाप वहीं बैठ गईं। जल्द ही शंकर सबके लिए चाय ले आया, पर सिर्फ निशा भाभी को चाय नहीं मिली। जब मैंने उसे 1 कप चाय और लाने के लिए कहा तो वह सहमी सी निगाह हरीश की माँ और दीदी पर डालता हुआ वापस किचन में चला गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद भी जब शंकर निशा भाभी के लिए चाय नहीं लाया तो न जाने क्यों मेरा मन खिन्न हो गया
और मैं चाय का अधूरा प्याला वहीं छोड़कर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ हरीश भी टहलता हुआ सड़क तक आ गया। मुझे लगा उसके अंदर कुछ अनकही बातों का मंथन चल रहा था, जिसे वह अपनी खिसियानी हंसी से दबाने की कोशिश करते करते बोल ही पड़ा था। यार केशव, मैं अजीब से दोराहे पर खड़ा हो गया हूँ। माँ ने मेरी शादी बड़ी भाभी की विधवा बहन नेहा से तय कर दी है। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ तो तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने पर आफत में फंस सकता हूँ, पर निशा मुझे तलाक देने को तैयार ही नहीं है। मैं बार बार उसे समझा रहा हूँ कि तलाक सिर्फ कागज़ पर होना है। निशा के सारे अधिकार वैसे ही रहेंगे जो एक पत्नी के होते हैं, लेकिन वह किसी भी शर्त पर तलाक देने को तैयार नहीं है। मैं तिलमिलाकर बोला, ये तू कैसी बातें कर रहा है यार? हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाला तू आज अपनी पत्नी के साथ ही इतना बड़ा अन्याय करने जा रहा है। तो फिर मैं भी क्या करूं? निशा का इलाज करवाते करवाते धन और शक्ति दोनों ख़त्म होने की कगार पर हैं। बच्चों के लिए अब ज़्यादा इंतज़ार करूंगा तो उनका भविष्य संवारने में भी परेशानी ही आएगी। हरीश परेशान होकर बोला। मैंने हरीश को समझाने की कोशिश की कि बच्चे गोद भी तो लिए जा सकते हैं। माँ बच्चा गोद लेने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है, मेरा एक ही बेटा है, मैं अपने वंश को डूबने नहीं दूंगी। निशा किसी भी शर्त पर ना तलाक देने को तैयार है, ना ही घर छोड़ने को। इसी वजह से उसका पूरे परिवार से सामंजस्य ही बिगड़ गया है। घर के लोगों के लिए उसका घर में होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। वे लोग उसे बुरी तरह अपमानित भी करते हैं कि वह घर छोड़कर चली जाए, पर वह भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसका यूँ अपमान मुझे भी कम आहत नहीं करता है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे बार बार समझाता हूँ कि आपसी सहमति से तलाक के लिए हस्ताक्षर कर दो। हमारा रिश्ता कागजी खाना पूर्ति का मोहताज नहीं है, पर उसे न मेरे प्यार पर भरोसा है, ना ही हमारे रिश्ते पर। खींचकर कभी कभी मैं भी उसे अपमानित कर बैठता हूँ। हरीश शोकातिरेक में बोला। एक बात कहूँ हरीश, रिश्ते तो प्यार से बंधे होते हैं, जिसे हम ही बनाते हैं और हम ही तोड़ते हैं। उसे आधा अधूरा बनाने वाले भी हम ही होते हैं। फिर रिश्तों से शिकायत कैसी? कभी रिश्तों का आकलन निशा भाभी की तरफ से भी कर लिया करो। एक औरत चाहे अपने सारे रिश्ते तोड़ दे, पर अपने पति के साथ बंधे रिश्ते को मरते दम तक निभाने की कोशिश करती है। अगर निशा भाभी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हारा विरोध जताना स्वाभाविक भी है और जायज़ भी। एक बार खुले दिमाग से सारी परिस्थिति को सोचो। अपने शादी के वचनों को याद करो, जिसका मतलब ही होता है कि जब एक कमज़ोर पड़ जाए तो दूसरा उसका साथ देगा। फिर तुम कैसे अपने वचनों से मुकर सकते हो? मेरी बात काटते हुए हरीश बोला, मेरी बातों को तुम चाहे जो नाम दो, मुझे स्वार्थी समझो, पर मुझे भी माँ की बातों में ही दम लगता है और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक बच्चा तो होना ही चाहिए ना। अगर निशा तलाक नहीं देगी तो उस पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाकर भी तलाक प्राप्त कर लूँगा। अब अगर तुम उसे समझा सकते हो तो समझाओ कि वह अपनी जिद छोड़ दे, क्योंकि इससे उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी बातों से मैं अचंभित हो गया। वास्तव में जब तक आदमी के मन में स्वार्थ नहीं आता है, तभी तक उसकी आत्मा का उसके कर्मों पर नियंत्रण रहता है। जैसे जैसे उसकी आंखों पर बच्चे के मोह की पट्टी बनती जा रही थी, वैसे वैसे उसका मानसिक पतन भी होता जा रहा था। मैं हाथ जोड़ते हुए उससे बोला, तुम मुझे तो माफ़ कर दो, क्योंकि मुझसे ये काम नहीं होगा। पटना से वापस आए हुए मुझे 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन हरीश के कृत्य से आहत मैंने एक बार भी उसे फ़ोन नहीं किया। उसका भी कोई फ़ोन नहीं आया। कल सुबह सुबह अचानक हरीश का फ़ोन आया, केशव एक खुशखबरी है, ईश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया है, निशा माँ बनने वाली है। बधाई हो, ईश्वर ने दूसरी शादी के पाप से तुम्हें बचा लिया हरीश। मैंने खुश होते हुए उसे बधाई दी। हरीश बोला, वो तो ठीक है, पर अब दूसरी समस्या आ गई है। मैं अपनी आदत के अनुसार अधीर होकर बोल पड़ा। बोलो हरीश, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी जान भी हाजिर है।
तुम दोनों की खुशी के लिए। हरीश थके हुए शब्दों में बोला, क्या बताऊं यार तुम्हें, कई वर्षों से बेचारी बनी तुम्हारी निशा भाभी अब पूरी तरह से दोधारी तलवार बन गई है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो जिद किए बैठी है कि अब वह मुझे तलाक देकर ही दम लेगी। पहले मैंने इसे मजाक समझा था, लेकिन एक दिन बिना किसी को बताए अपना सारा सामान समेटकर मायके चली गई। इतना ही नहीं, उसने वकील के साथ कोर्ट में जाकर अपने ऊपर लगाए गए सारे क्रिया चरित्रहीनता के आरोप को स्वीकार करके केस को नया मोड़ दे दिया। उसका यही रवैया रहा तो हम दोनों का तलाक निश्चित है। मैं किसी तरह केस की तारीखें बढ़वा रहा हूँ। तुम जल्दी से आकर अपनी भाभी को समझाओ। और मैं बिना देर किए पटना के लिए चल पड़ा। आज पटना पहुँचते ही मैं सबसे पहले निशा भाभी से मिलने उनके मायके जा पहुँचा। मुझे देखते ही एक व्यंग्यात्मक हंसी उनके होठों पर छा गई। थोड़ी सी औपचारिक बातों के बाद अपने स्वभाव के विपरीत मौका मिलते ही भाभी मुझे अपने शब्दों के बाढ़ से बेंधने लगी और बोली, तो तुम अपने सारे काम छोड़ मुझे समझाने आ ही गए। निश्चित रूप से हरीश ने हम दोनों के तलाक को रोकने के लिए तुम्हें भेजा होगा। हरीश के कहने पर तुम यहाँ तक दौड़े चले आए। पर तुम तब कहाँ थे जब इसी तलाक के कारण घोर मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेल रही थी। मैं घायल पंछी सी व्यथित और व्याकुल अकथनीय मानसिक पीड़ा का सामना कर रही थी। मैंने व्यथित होकर कहा, भाभी आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ आप दोनों की भलाई चाहता हूँ। पहले भी मैंने हरीश के गलत फैसले का विरोध किया था, आज भी आपके फैसले के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं तो ये सोचकर अचंभित हूँ कि जब हरीश ने आपसे तलाक का फैसला लिया था तब आपने डाइवोर्स पेपर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। अपने ऊपर लगाए सारे झूठे आरोपों को डटकर अकेले ही मुकाबला किया था और तलाक नहीं देने के लिए अडिग थी। आज जब ईश्वर ने सारी परिस्थितियों को आपके अनुकूल कर दिया, पति और घरवाले आपको हाथों हाथ लेने को तैयार बैठे हैं, फिर आपका ये विपरीत फैसला क्यों? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भाभी। निशा भाभी बड़ी कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, समझोगे कैसे? पुरुष होना तो फुर्सत का अहम तो रहेगा ही। किसी औरत का छलनी आत्मसम्मान तुम्हें कैसे देखेगा? घर वाले चाहे कितना भी प्रताड़ित करते, अगर पति ने मेरा साथ दिया होता तो मैं सारी प्रताड़ना भुला देती। लेकिन जब मेरे पति ने ही अपनी शराफत छोड़कर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर मेरे सामने बेहयाईपूर्ण प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार एक छत के नीचे अगर मैं दूसरी औरत के साथ उसको बांट लूं तो मेरी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या हल हो जाएगी, तो सोचो क्या गुजरी होगी मेरे दिल पर। सैकड़ों नस्तर जैसे एक साथ मेरे दिल में उतार दिए गए, जो मेरी आत्मा तक को छलनी कर गए। औरत का अपने पति के जीवन में क्या इतना ही अस्तित्व है कि वह बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन मात्र है? बच्चा है तो उसका अस्तित्व है पति के जीवन में, अन्यथा इस एक कारण मात्र से ही पति उसके सारे प्यार और गुण को भुला देता है। मैं हरी से कितना प्यार करती थी, उसकी उन्नति, सफलता और दीर्घायु के लिए कितने ही व्रत त्यौहार करती थी, मंदिरों में प्रार्थना करती थी, और उसके बदले में मुझे क्या मिला? अपने रिश्तेदारों के बीच तिल तिल मरने के लिए मुझे छोड़कर मेरा रक्षक, मेरा भवतारक, वो मेरा पति दूर खड़ा मुझे टूटता, हारता और अपमानित होते देख रहा था। उसका प्रेम अब अहंकार में बदलता जा रहा था। सच कहूँ केशव, तो मैं ना तब उसके साथ रहना चाहती थी, ना अब रहना चाहती हूँ। वो तो यह सोचकर खुश हो रहा था कि मैं उसकी नज़र में सुविधा भोगी थी, इसलिए घर छोड़कर दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहती थी, किंतु अपने दम में वो ये नहीं सोच सके कि ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार औरत को साहसी और कठोर बना देता है। मैं अपमान, दुख और बदले की आग में झुलसती उनकी दूसरी शादी में पूर्णतः बाधक बनी, उनके मंसूबों पर पानी फेर रही थी और इसी कारण से घोर प्रताड़ना का सामना भी साहस से कर रही थी। मेरी एक कमजोरी उनकी ताकत बन गई थी।
जिसके बलबूते पर वह मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। पर आज उनकी कमजोरी यानी उसकी संतान मेरी ताकत बन गई है, जिसे मैं उन्हें कभी छूने तक नहीं दूंगी। उनके झूठे चरित्रहीनता के आरोप को मैंने कोर्ट में सच्चा बना दिया है, जो हमारे तलाक का कारण बनेगा, और ये तलाक अब होकर रहेगा। अब वो शौक़ से दूसरी शादी कर अपना घर बसा लें और भूल जाएं मुझे और अपने अजन्मे शिशु को, जो अब मेरे जीने का सहारा और मकसद दोनों है। सिर्फ विवाह के मंत्रों को पढ़ जाने से एक स्त्री पुरुष 7 जन्मों के बंधन में नहीं बन जाते हैं केशव। इस संबंध को निभाने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त है एक दूसरे के लिए दिल में समर्पित प्यार और विश्वास का होना। लेकिन हरीश ने तो मेरे विश्वास को ही छला था। मैं कहती हूँ केशव, अगर कोई दूसरा जन्म होता भी है तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरा किसी भी जन्म में हरीश से सामना ना हो। अपना घर मैं खुद बनाऊँगी अपने बलबूते पर। केशव, मेरी एक अंतिम गुजारिश है जो तुम उन तक ज़रूर पहुँचा देना। उनसे कहना कि आगे वह किसी और के साथ ऐसा ना करें। किसी भी स्त्री को अपने जीवन में अपने ही घर में पराया ना बनाएं, क्योंकि भले ही उस घर को बनाने में पुरुष ने पैसे खर्च किए हों, पर उसके कड़ कड़ से स्त्री की पूरी अस्मिता जुड़ी होती है। मैं चाहकर भी निशा भाभी को वापस लौटने के लिए नहीं बोल पाया। आखिर औरत हमेशा दूसरों के इशारे पर दूसरों की मर्जी से क्यों अपना जीवन जिए। हरीश की तरह मेरे लिए स्त्री स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ कागजी नहीं थी। मैं वहाँ से उठते हुए बोला, भाभी, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हों। जीवन में आपको कभी भी किसी सहायता की ज़रूरत हो तो निसंकोच मुझे याद कीजिएगा। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके साथ है। मैं सिर झुकाए वापस रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा, वापस अपने घर, जहाँ मेरी पत्नी एक अटूट आस्था और विश्वास के साथ मेरी बाट जो रही थी।